अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने रिव्यू टेक्निक्स देखनी है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी पे हम बात कर रहे थे कि क्वालिटी क्या होती है, कैसे कौन से की प्रोसेस। पहले हमने जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के देख रहे थे उसमें हमने कुछ सॉफ्टवेयर क्वालिटी के की प्रोसेसेस देखे। क्वालिटी सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए प्लानिंग की जाती है, क्वालिटी प्लान बनाया जाता है, जिसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, देन क्वालिटी कंट्रोल की कुछ एक्टिविटीज होती हैं। आज उसी उन्हीं के कंटिन्यूटी में आज हम देखेंगे रिव्यू टेक्निक्स। डिफरेंट रिव्यूज करके हम क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। एक छोटा सा रिकाप देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। हमने देखा कि क्वालिटी जो है वो मल्टी एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट है। मींस मतलब क्या है कि क्वालिटी एक चीज आप डिफाइन करना मुश्किल है। क्वालिटी को हम देख के आइडेंटिफाई तो उसे कर सकते हैं इजीली, लेकिन उसको डिफाइन करना मुश्किल है कि क्वालिटी को मैं डिफाइन नहीं कर सकती लेकिन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यूजर का व्यू होता है, मैन्युफैक्चरर का व्यू होता है, प्रोडक्ट का व्यू होता है। सॉफ्टवेयर क्वालिटीज जो है डिफरेंट तरीकों से इम्प्रूव की जा सकती है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू आपने वो प्रोडक्ट बनाई है, तो अगर वो क्वालिटी वाला प्रोसेस होगा तो डेफिनेटली उससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी क्वालिटी वाली होगी। इसके अलावा डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज होते हैं। क्वालिटी सब्जेक्टिव टर्म है, क्वालिटेटिव टर्म है। उसको क्वालिटी है, उसको क्वांटिफाई करना, उसको मेजर करना मुश्किल होता है। तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? अब इसको मेजर करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स दिए गए हैं। इसमें गारमेंट्स को क्वालिटी डायमेंशन एंड डिफरेंट डायमेंशन लाइक यूजेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, डिफरेंट क्राइटेरियाज की बेस पे आइडेंटिफाई किया गया, डिफरेंट डायमेंशंस की बेस पे। देन देन मैकाल्स क्वालिटी फैक्टर्स हैं। इसमें डिफरेंट आपको उसी तरह से डायमेंशन दी गई थी कि इनकी बेस पे हम क्वालिटी को हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। आईएसओ का स्टैंडर्ड दिया गया क्वालिटी मॉडल, जिस ये इसमें कुछ फैक्टर्स आपको बताए गए हैं, वो कुछ डायमेंशन दी गई थी जिनकी बेस पे हम क्वालिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर करने की कोशिश करते हैं क्वालिटी को। सॉफ्टवेयर क्वालिटी डायलेमा, हमने बात की कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो होती है वो इवन समटाइम्स मार्केट में जल्दी लाने के लिए कॉस्ट की वजह से या डिफरेंट रीजन की वजह से मार्केट प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च करने की वजह से हमें पता भी होता है उसमें डिफेक्ट है, लेकिन हम लॉन्च कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बाद में से निकाल लेंगे, वो डिफेक्ट्स को खत्म कर लेंगे, या फिर हम सोचते हैं कि शायद ये चीजें यूजर को पता ना चले तो हम लेटर ऑन के आइडेंटिफाई होने से पहले उसे रिकवर कर लेंगे। हम मार्केट में जल्दी लॉन्च करते हैं, कंपटीटर से कंपटीशन के उसमें हम जल्दी उसे कर देते हैं क्वालिटी वाली प्रोडक्ट को लॉन्च में। ये सब रीजन होती है जिनकी वजह से अंडर जो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट नहीं बनाई जा रही होती। सॉफ्टवेयर क्वालिटी को अचीव करने के लिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी जब आप कहते हो तो कुछ कास्ट उसके साथ एसोसिएट होती है। कास्ट टू कंफर्मेंस, कास्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस, डिफरेंट कॉस्ट एसोसिएट होती हैं क्वालिटी के लिए। वो हमने बात की थी। आज के लेक्चर में हमने देखना है सॉफ्टवेयर रिव्यूज। रिव्यूज क्या है? रिव्यू आप करते हो, मीन्स इंस्पेक्शन। आप देख रहे हो किस चीज को, देख रहे हो, उनमें से प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के रिव्यू कर रहे हो। एक असाइनमेंट आपने बना लिया, असाइनमेंट बना के हम कहते हैं रिव्यू कर लो। या पेपर आप एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे होते हो, लास्ट में कुछ टाइम आप रिव्यू देखते हो कि मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, थोड़ा अब रिव्यू उसे इंस्पेक्शन किया जा रहा है। तो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर रिव्यूज क्या होते हैं, कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, क्या क्या चीजें मेजर की जाती हैं और उनका क्या बेनिफिट्स होते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फिल्टर फॉर सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लिए एक फिल्टर के तौर पे काम करता है कि आप सॉफ्टवेयर बन रहा है, प्रोसेस गो थ्रू होता है, तो आप फिल्टर मतलब आप एक जगह फिल्टर कर देते हो एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। आप एक अप्लाई करते हो, एक रिव्यू करते हो, तो प्रीवियस जो मिस्टेक्स होती हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हो। ह्यूमन एरर, पीपल आर गुड एट कैचिंग अदर्स एरर। अब एक चीज आपने की है, तो आपको अपनी चीज में से पार्ट नहीं मिलता। एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है
कि किसी दूसरे की चीज में से प्रॉब्लम बहुत जल्दी नजर आती है। तो रिव्यू क्या होता है, जैसे अगर आपने एक असाइनमेंट बनाई है, आपको उसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, लेकिन आपकी असाइनमेंट अगर मैं आपकी क्लास में से ही किसी और बंदे को दे दूंगी, किसी और स्टूडेंट को दे दूंगी, तो उसको उसमें से प्रॉब्लम जल्दी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो रिव्यू में क्या होता है कि हमने एरर फाइंड आउट करनी है, तो आपका किया हुआ काम, जैसे आपने एक कोड लिखा है, तो खुद के लिखे हुए में से इंसान गलती नहीं निकालता, वो जब किसी और को दिया जाता है तो वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करना दूसरे पर्सन को ज्यादा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती है। मेनली 3 स्टेप्स में काम किया जाता है। पॉइंट आउट, सबसे पहले इम्प्रूवमेंट पॉइंट आउट करना, कंफर्म दोज पार्ट्स दैट आर ओके, कंफर्म करना कुछ पार्ट्स ओके हैं, कुछ पार्ट जिनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अचीव टेक्निकल वर्क ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म क्वालिटी विदाउट रिव्यूज, और वर्क को इस तरह से अचीव करना है कि आपकी उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए, क्वालिटी यूनिफॉर्म हो हर काम की। जैसे आपने एक पहले एक यूज केस बनाया, फिर आपने 5 डिफरेंट यूज केसेस बनाए हैं, एक एक्टिविटी डायग्राम बनाई है, 5 एक्टिविटी डायग्राम है, तो उनकी सेम क्वालिटी की हर जो आपकी प्रोडक्ट होगी, हर जो आप बना रहे हो, आउटपुट दे रहे हो या कोड लिख रहे हो, वो सेम क्वालिटी का होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिव्यूज होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, मेनली इनकी टाइप्स होती हैं। अब अगर हम फॉर्मल की बात करते हैं, उसमें वाक्य हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, तो हम आगे इनको देखते हैं कौन सी टाइप्स हो सकते हैं। कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या है, आपने प्रोडक्ट आगे चली गई है, फॉल्ट या डिफेक्ट जो होता है वो सेम टर्म्स में यूज होता है, फॉल्ट आप कह रहे होते हो या डिफेक्ट कह रहे होते हैं, आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो आपने एरर। अब कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट, कॉस्ट डिफेक्ट एंड फॉल्ट आर सिनोनिम्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द एरर। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एरर फाइंड आउट करना, प्राइमरी बेनिफिट इज अर्ली डिस्कवरी ऑफ एरर्स। प्राइमरी बेनिफिट, हमें बेनिफिट तब मिलता है जब हम अर्ली डिस्कवरी कर लेते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट तब मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोपेगेशन नेक्स्ट स्टेजेस पे नहीं होती। आपको मैंने एक उसमें पहले लेक्चर में दिखाया था, जिसमें हम अगर एरर जो होता है वो रिक्वायरमेंट की स्टेज पे होता है, तो उसको फाइंड आउट करने और रेक्टिफाई करने में कितना कॉस्ट लगती है, $1 अगर लगती है, और वो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है तो $10 हो जाती है, और नेक्स्ट डिजाइन से वो इम्प्लीमेंटेशन में जाता है $20 हो जाती है, अगर आफ्टर डिप्लॉयमेंट उस एरर को रिजॉल्व किया जाए तो $100 हो जाती है। उसी डिफेक्ट को रिकवर करने की, उसको रिवर्क करने की कॉस्ट जो होती है। तो ये अगर प्रोपेगेट होता जाता है तो एन एस टाइम उसकी इंक्रीज होती जाती है, उसको रिकवरी करने की, उसको प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जाती है। अगर आप रिक्वायरमेंट की स्टेज पे एरर को रिमूव कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, अगर वो डिजाइन में चला जाता है तो वो आपको ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ती है। इस तरह अगर आप वो प्रोपेगेट होता जाता है नेक्स्ट स्टेजेस पे, वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। Design activities introduced 50 to 65% of all errors. टोटल प्रोजेक्ट में जितनी एरर्स होंगी उसका 50 से 65% जो होता है डिजाइन एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करती है। डिजाइन में क्या, आप डिफरेंट डिजाइन बना रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट से आपने डिजाइन बनाया, डिजाइन से इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो डायरेक्टली कोडर जस्ट से इम्प्लीमेंट कर देता है। डिजाइन जो होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होती है एक्चुअल में। अब डिजाइन स्टेज पे सबसे ज्यादा एरर इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। रिव्यू टेक्निक्स आर 75% इफेक्टिव टू अनकवर डिजाइन एरर। जो रिव्यू टेक्निक्स, आपके रिव्यू के थ्रू हम 75% ऑफ जो एरर्स होते हैं ये इफेक्टिव होती है 75% डिजाइन के एरर को रिमूव करने के लिए। अब जब हम डिजाइन की स्टेज पे रिव्यू परफॉर्म कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं और एरर्स को रिमूव कर लेते हैं, तो लेटर स्टेजेस पे आपकी कास्ट बच जाती है। नहीं तो ये एरर्स अगर आगे चली जाती है, डिजाइन हमने गलत बना दिया, हमने रिव्यू परफॉर्म नहीं किया, आपने कास्ट बचाई है थोड़ी सी, और आप आगे चले जाते हो इम्प्लीमेंटेशन में, टेस्टिंग फेज पे जाके आपको एरर पता चली, आपको दोबारा से ये सारा काम करना पड़ा है, और आपकी वो कितने गुना ज्यादा कॉस्ट हो जाती है, शायद वो 100 टाइम ज्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। डिफेक्ट एम्प्लीफिकेशन मॉडल, ये आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेसमैन की जो बुक है उसके पेज 419 से ली गई है। डायग्राम
इसमें आपको बताया गया है डिफेक्ट सिंप्लीफिकेशन का एक मॉडल है कि एरर्स फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप से जो एरर्स होती हैं वो नेक्स्ट स्टेप में जा रही हैं। अब डेवलपमेंट का स्टेप है, डेवलपमेंट में किसी भी प्रीवियस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में कैसे एरर जाती हैं। डिफेक्ट इसमें तीन आपको यहाँ पे तीन रोज नजर आ रही हैं। एरर पास थ्रू, जितनी एरर्स आई हैं फॉर एग्जांपल इस स्टेप पे 10 एरर्स थी, 10 एरर्स में से 6 जो है वो इसमें से गुजर गई हैं और 4 जो है वो एम्पलीफाइड एरर, मतलब वो एरर बढ़ गई हैं और ज्यादा बढ़ गई हैं। एक तो होता है जो प्रीवियस स्टेप में एरर थी वही उसी इंटेंसिटी से उनकी इंटेंसिटी उनकी एक जो आफ्टर इफेक्ट है वो उसी उसमें रहा है, उसकी इंक्रीज नहीं हुई एम्पलीफिकेशन, मतलब उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनसे जो नुकसान होना है वो या रिवर्क किया जाना है उनकी वजह से, उनको रेक्टिफाई करने के लिए, तो वो ज्यादा नहीं हुआ, इंटेंस नहीं हुई, इनकी इंटेंसिटी में जो इजाफा हो गया, एम्पलीफाई हो गई है वो एरर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 थी, यहाँ में से 6 जो है वो एज इट इज पास हो गई हैं और 4 जो हुई हैं वो एम्पलीफाई हो गई। एम्पलीफाई जो 4 हुई हैं वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, एम्पलीफाई का मतलब क्या है, उनको उनके इफेक्ट को मजीद ज्यादा हो गया है तो वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जैसे 4 है उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 8 हो गया। अब न्यूली जनरेटिंग, अब इस स्टेप पे, ये तो प्रीवियस स्टेप से आई थी, अब इस स्टेप पे भी कुछ एरर जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल 10 जो है वो इस स्टेप पे हो गई है, अब 10 6 8 मिला के ये इस स्टेप में एरर हो गई है। परसेंट परसेंट एफिशिएंसी फॉर एरर डिटेक्शन। अब यहाँ पे आपने डिफेक्ट डेवलपमेंट स्टेप पे कोई रिव्यू अप्लाई किया था, इस स्टेज पे अगर आपने कोई रिव्यू एक्टिविटी, कोई टेस्टिंग, कुछ इम्प्लीमेंट, कुछ वॉक थ्रू इंस्पेक्शन कुछ परफॉर्म किया है इन एरर्स को आइडेंटिफाई करने का, इनको आइडेंटिफाई करके देन रिव्यू की एक्टिविटीज परफॉर्म करके इनको रिमूव कर दिया गया है, तो वो उसकी एफिशिएंसी यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो 0% होगी और ये सारे के सारे एरर्स आगे चले जाएंगे। या हो सकता है आपने कुछ किया, एक्टिविटी परफॉर्म किया, कोई रिव्यू किया है, टेक्निकल रिव्यू किया है, उसमें 50% रिमूव हो गए हैं, तो अगर ये फॉर एग्जांपल 10 8 18 एंड 6 18 एंड 6 24 एरर्स थे, 24 आवर्स में एरर्स में से 50% जो है वो रिमूव हो गए और आपके पास 12 बचे और 12 आपके आगे मूव हो जाएंगे। इस मॉडल को हम एक एग्जांपल से देखते हैं आगे। यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल प्रेसमैन की बुक से ली हुई है। जब कोई रिव्यू परफॉर्म नहीं होता, अगर कोई भी आप रिव्यू परफॉर्म नहीं करते तो डिजाइन है, प्राइम प्रिलिमिनरी डिजाइन है, इसमें आपका ये देखें, यहाँ पे हमने कहा था एरर जो पास थ्रू हो गई, जो एम्पलीफाई हो गई है, जो न्यू स्टेट पे जनरेट हुई है। अब जो पास थ्रू हो गई है वो 0 है, एम्पलीफाई भी 0 है और इस स्टेज पे हमारे 10 एरर्स आई हैं। हमने कोई भी जो हमारा एफिशिएंसी थी एरर डिटेक्शन की, हमने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की एरर डिटेक्शन के लिए, कोई भी रिव्यू कुछ टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, 0%, तो ये सारे आगे चली गई। अब ये एरर्स जो 10 एरर्स थे, इनमें से 6 जो थे वो एज इट इज आगे चले गए और 4 जो थे वो एम्पलीफाई हो गए 1.5 से, ये 6 बन गए एम्पलीफाई होके 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए। और इस स्टेज पे, डिटेल डिजाइन की स्टेज पे 25 न्यू एरर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब देन अगेन कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की गई है, कोई रिव्यू नहीं हुआ है, नो रिव्यू के साथ अब ये सारे मिलके 37 हो गए, 6 6 12 12 और 25 37 हो गए। 37 में से 10 जब आपके कोडिंग हुई है तो 10 जो है वो एज इट इज ट्रांसफर हो गए हैं उधर, और 27 जो है उनको एम्पलीफाई हो गए हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, और 25 न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म किया है, तो यूनिट टेस्टिंग से 20% आपकी एफिशिएंसी थी उसकी, देन आपके ये 94 जो है आगे ट्रांसफर हो गए इंटीग्रेशन के लिए। जब आप ये इंटीग्रेशन हो गई है, हम आप सपोज करते हैं कि ये जो हमारी टेस्टिंग स्टेज होगी इस पे कोई भी नया इंट्रोड्यूस नहीं होगा, रेक्टिफाई भी नहीं होगा। 50% आपकी 94 एरर्स थे, 50% एफिशिएंसी थी इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे जो हमने परफॉर्म किया, और 47 रह गए
देन वैलिडेशन टेस्ट हुआ 50% एफिशिएंसी 24 रह गए। देन सिस्टम टेस्टिंग हुई 50% एफिशिएंसी 12 रह गए। लेटेंट एरर लास्ट पे जो डिफेक्ट्स, मतलब जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी तो उसमें स्टिल 12 डिफेक्ट्स एग्जिस्ट करते थे जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उस टाइम पे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल में जब हमने कोई भी रिव्यू, हमने स्टिल टेस्टिंग परफॉर्म की है, हमने यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग की, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, वैलिडेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग की, हम टेस्टिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं जिनकी वजह से हम एरर्स को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई रिव्यू नहीं हुआ डिजाइन की स्टेज पे। अब यही एग्जांपल एज इट इज जब हम कोई रिव्यू परफॉर्म करते हैं, रिव्यू की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं डिजाइन की स्टेज पे, तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारी एग्जांपल थी जब हमने कोई रिव्यू परफॉर्म नहीं किया, 0%, 0%। यहाँ पे डिजाइन की स्टेज पे जब हम रिव्यू परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे देखें हमारी डिजाइन, अर्ली डिजाइन की स्टेज पे हमारी 10 डिफेक्ट्स थे, हमने 70% जो है वो हमारे हमने रिव्यू किया, और रिव्यू से हमारे 70% जो है एरर्स रिमूव हो गई। अब फाइंड आउट हो गई और उसको रिकवर कर लिया गया। अब 10 में से 70% रिमूव हो गई तो 3 रह गई, 3 में से 2 जो है एज इट रिमूव हो गई और 1 जो है वो एम्पलीफाई हो गई। 25 लास्ट एग्जांपल में जो है हम एज इट को लेके जा रहे हैं कि स्टेज पे 25 में इंट्रोड्यूस होगी। अब ये यहाँ पे 50% जो थी इस पे रिव्यू दोबारा से परफॉर्म किया गया डिटेल डिजाइन की स्टेज पे, और इससे 50% एरर जो है वो आइडेंटिफाई की गई, देन उसे रिकवर कर लिया गया, जिसके बाद हमारे पास 15 एरर्स नेक्स्ट स्टेज पे मूव हुई। 15 में से 5 एज इट इज और 10 जो है वो एम्पलीफाई हो गई। देन यूनिट टेस्टिंग की स्टेज पे 60% हमारी एफिशिएंसी थी और 24 आगे गई। देन इंटीग्रेशन में सेम 12 और वैलिडेशन में 6 रह गई और सिस्टम टेस्टिंग में 3 रह गई। अब यहाँ पे देखें जब हमारे रिव्यू परफॉर्म नहीं हुए थे तो ये प्रोडक्ट जो थी 12 एरर्स के साथ 12 डिफेक्ट्स जो थे ये प्रोडक्ट में गए थे जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गए। यहाँ पे जब रिव्यू कंडक्ट किए गए थे तो देन 3 डिफेक्ट्स थे जो मार्केट में जब लॉन्च की गई थी, इस प्रोडक्ट में जो रह गए थे वो 3 डिफेक्ट्स थे। यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं रिव्यू का। अच्छा, रिव्यू मैट्रिक्स एंड देयर यूज। अब हमने देखते हैं कि पहले मैंने आपको बताया कि रिव्यू करना है, और मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रिव्यू के बेनिफिट कैसे हो सकता है। आपने रिव्यू को मेजर कैसे करना है। रिव्यू, हमारा रिव्यू हमने एक किया है तो हमारा रिव्यू का प्रोसेस कितना एफिशिएंट था, कितनी, उसको मेजर करने के लिए हम कौन से मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं, कितना इफेक्टिव था, कितना उसका यूज था। ईच एक्शन रिक्वायर्ड डेडिकेटेड ह्यूमन एफर्ट। अब रिव्यू में ह्यूमन एफर्ट की जरूरत होती है हर एक्शन के लिए। प्रोजेक्ट एफर्ट इज फाइनाइट नीड ऑफ मैट्रिक्स टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच एक्शन। एफर्ट जो होती है फाइनाइट, हमें कुछ फाइनाइट टाइम मिलता है और रिसोर्सेज मिलते हैं, हमें मैट्रिक्स की जरूरत होती है इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए। रिव्यू के लिए मैट्रिक्स कौन कौन से होंगे वो हम देखते हैं। प्रिपरेशन एफर्ट, number of person hours prior to actual review। प्रिपरेशन एफर्ट, ईपी, हम किसे कहते हैं प्रिपरेशन एफर्ट, नंबर ऑफ पर्सन आवर्स प्रीवियर टू एक्चुअल रिव्यू। जब हमने रिव्यू परफॉर्म करना है तो रिव्यू परफॉर्म करने से पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हम वैसे ही ऐसे एज इट इज उठ के आके अगर रिव्यू करने लग जाएंगे तो वो रिव्यू कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा, उससे उतनी आउटपुट नहीं आएगी। वो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा और उतनी एरर्स आइडेंटिफाई नहीं होगा। हमें सबसे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे मैं अगर आपसे कहती हूँ कि कल हम इस असाइनमेंट पे डिस्कस करेंगे, अगर आप किसी टॉपिक पे बिल्कुल सोचे बगैर आ जाते हो तो वो हम अच्छी आउटपुट नहीं आ सकेगी। अगर आप उस टॉपिक पे कुछ पढ़ के कुछ समझ के चीजें आते हो देन हम उस पर अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं। या अगर मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ, हम कहते हैं कि हम इसका डिस्कशन कल करेंगे इन असाइनमेंट पे, तो आप क्या करते हो उस टॉपिक को अच्छे से जब पढ़ के आते हो देन आप उस पर डिस्कशन अच्छी कर सकोगे। अगर आप पढ़ के नहीं आओगे, आप चुप करके बैठे रहोगे, आप उस पर कुछ बात ही नहीं कर सकोगे। तो क्वेश्चन जो होती है वो बहुत जरूरी होती है।
तो हम कैसे मैट्रिक्स, कौन कौन से मैट्रिक्स यूज करते हैं? प्रिपरेशन एफर्ट, जो रिव्यू से पहले प्रिपरेशन पे आपने पर्सन आवर्स लगाए। असेसमेंट एफर्ट, एक्चुअल में जब रिव्यू परफॉर्म हुआ तो उस पर कितने परसेंट आपके पर्सन आवर्स लगे। रिवर्क एफर्ट, जब आपने रिव्यू परफॉर्म कर लिया तो आपने एरर, रिव्यू परफॉर्म करने के बाद आपने कुछ एरर्स आइडेंटिफाई की, कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, आप उन प्रॉब्लम्स को रिकवर भी करना है। रिकवर करने के लिए आपने उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए आपने कितने आवर्स, कितने पर्सन आवर्स लगे, वो एफर्ट रिवर्क एफर्ट कहलाती है। वर्क प्रोडक्ट साइज, साइज ऑफ वर्क रिव्यूड, आपने वर्क प्रोडक्ट साइज का क्या मतलब होता है? जो आपने रिव्यू किया है उसका कितना साइज है। जैसे नंबर ऑफ यूएमएल मॉडल, फॉर एग्जांपल आपने मैंने आपने एक्टिविटी डायग्राम, 5 एक्टिविटी डायग्राम, 3 सीक्वेंस डायग्राम्स और 1 क्लास डायग्राम को रिव्यू किया है। तो यहाँ पे 5 3 1 9 ये बन जाएगी। तो आपने कितनी साइज ऑफ वर्क रिव्यूड, आपने यहाँ पे 9 यूएमएल मॉडल्स को रिव्यू किया है, या आपने 10 लाइन 10 पेजेस को रिव्यू किया है डॉक्यूमेंट से, या फिर आपने कितनी लाइन ऑफ कोड को, 1000 लाइन ऑफ कोड को रिव्यू किया है। तो इस तरह से साइज को मेजर किया जा सकता है। माइनर एरर फाउंड, नंबर ऑफ एरर्स फाउंड, जो माइनर एरर जिनको रिव्यू रिवर्क करने में इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं लगती, जब करेक्ट करने के लिए एफर्ट बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। मेजर एरर्स फाउंड, जिनको करेक्ट करने के लिए जो ज्यादा जो होती है प्रॉब्लमैटिक एरर्स होती हैं और उनको करेक्ट करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी रिव्यू की एफर्ट होती है, हमारी रिव्यू की एफर्ट जो होती है वो प्लानिंग की एफर्ट, एक्चुअल रिव्यू को परफॉर्म करने की एफर्ट और रीवर्क की एफर्ट जो होती है, उन सबका कॉम्बिनेशन जो होता है वो रिव्यू, वो कंप्लीट जो होती है वो तीनों मिलकर रिव्यू की एफर्ट बनाती है। और टोटल एरर जो होती है माइनर प्लस मेजर एरर, टोटल एरर डेंसिटी, हम एक बात करते हैं नंबर ऑफ एरर फाउंड पर यूनिट ऑफ। एरर डेंसिटी का क्या मतलब है? डेंसिटी मिनिमाइज होनी, मिनिमम होनी चाहिए। अब ज्यादा अगर ये वैल्यू होगी इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट में एरर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और अगर कम होगी तो इसका मतलब है प्रोडक्ट में एरर कम आ रहे हैं। अगर आपने 5 डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया है तो उसमें हो सकता है 5 पेजेस को रिव्यू किया है तो उसमें 1 एरर आया है। अगर उसमें 5 एरर्स आए तो मतलब है हर पेज पे एक एरर है, इंडस्ट्री का ये मतलब है। और अगर आपने 50 पेजेस को रिमूव किया और उसमें 5 एरर है तो इससे डेंसिटी कम हो गई है। एरर डेंसिटी क्या होती है? टोटल एरर्स जो आएंगे डिवाइडेड बाय जो आपकी वर्क प्रोडक्ट साइज है, जो आपके उसका साइज है। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल हम लेते हैं 18 यूएमएल डायग्राम है, 32 पेजेस, 18 डायग्राम, 32 पेजेस डॉक्यूमेंट है, और उसमें से माइनर एरर 18 निकले हैं और 4 मेजर एरर्स हैं। एरर डेंसिटी क्या होगी? ये 18 और 4 टोटल एरर्स जो हैं वो हो गए 22 एंड डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं WPS, जो हमारी बस 18 यूएमएल डायग्राम थी 1.2 एरर्स पर यूएमएल डायग्राम है, या फिर 32 पेजेस डॉक्यूमेंट्स थे, हम कर देते हैं 0.68 एरर्स पर पेज। पर पेज एरर 0.68 है और पर डायग्राम एरर 1.2 है। हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एनालाइजिंग मैट्रिक्स, डिफरेंट वर्क प्रोडक्ट्स आर रिव्यूड, डिफरेंट वर्क प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया जाता है, परसेंटेज ऑफ एरर अनकवर्ड फॉर ईच रिव्यू इज कंप्यूटेड। वो उसी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं, एरर डेंसिटी फॉर ईच वर्क प्रोडक्ट कंप्यूटेड व्हेन ऑल रिव्यूज आर कंडक्टेड, एवरेज वैल्यूज इंडिकेट द एरर्स इन द न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम ये इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंट हमने मैट्रिक्स बताए कि रिव्यू के मैट्रिक्स कौन से होते हैं, फिर हम देखते हैं रिव्यू की एफर्ट जो होती है वो रिव्यू की प्लानिंग की, एक्चुअल रिव्यू परफॉर्म करने की और रिव्यू करने की एफर्ट का कॉम्बिनेशन होती है। और टोटल एरर जो होती है माइनर और मेजर एरर्स होती है, और एरर डेंसिटी क्या होती है? टोटल एरर्स जो होती है डिवाइडेड कर देते हैं हमने जितनी प्रोडक्ट को रिव्यू किया, मतलब हमने 5 डायग्राम्स को रिव्यू किया है, 10 डायग्राम को रिव्यू किया है, या 50 डायग्राम को रिव्यू किया है, या हमने 10 पेजेस डॉक्यूमेंट के रिव्यू किया, उस पर डिवाइड कर देते हैं हम पर पेज, हम पर डायग्राम उसकी डेंसिटी निकाल देते हैं कि एरर कितनी है। कास्ट इफेक्टिवनेस ऑफ रिव्यू, कास्ट इफेक्टिवनेस क्या होती है कि कितनी कास्ट इफेक्टिव है रिव्यू करना, कितना बेनिफिशियल है। हम
इसको मेजर करना मुश्किल है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखें 0.6 एरर पर पेज, जैसे हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी, इसमें हमारे पर पेज 0.6 एरर्स आए हैं। हम कहते हैं कि पर पेज एरर 0.6 है। 4% आवर्स लगते हैं माइनर एरर को रिमूव करने के लिए, 8% आवर्स लगते हैं मेजर एरर को रिमूव करने के लिए। minor errors occur about 6 times more frequently as compared to एक है कि जो माइनर एरर होते हैं वो ज्यादा अकर होते हैं, जो मेजर एरर्स होते हैं वो कम आते हैं। रिक्वायरमेंट रिलेटेड एरर्स नीड 6% आवर्स टू करेक्ट सेम एरर्स रिक्वायर 45। ये आपका सारा डाटा आपने अज्यूम अभी किया है कि ये सारा है आपके पास रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चीजें आएंगे। अगर हम इफेक्टिवनेस मेजर करते हैं, अब देखें सेम एरर, अब रिक्वायरमेंट की स्टेज पे अगर एरर है तो 6% आवर लग रहे हैं उसको करेक्ट करने के लिए। अब वो एरर अगर आपने फाइंड आउट नहीं की रिक्वायरमेंट की स्टेज पे, आपने डिजाइन आ गया, डिजाइन से आपने टेस्टिंग में चले गए, इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली और टेस्टिंग में चले गए, सेम एरर्स रिक्वायर 45% आवर इफ अनकवर्ड ड्यूरिंग द टेस्टिंग। अब वो एरर्स आपने रिक्वायरमेंट स्टेज पे नहीं निकाली थी, टेस्टिंग वो आगे प्रोपेगेट होती गई और टेस्टिंग की स्टेज पे चली गई। जब टेस्टिंग की स्टेज पे आ गई तो उसको रिमूव रिकवर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए 45% आवर्स लग रहे हैं। तो आपकी एफर्ट, अगर आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट की स्टेज पे रिव्यू करके उस एरर को रिमूव कर लेते तो आपके कितने आवर्स सेव होते? 45 माइनस 6, 39% आवर्स सेव हो जाते हैं आपके। यहाँ से आप इसकी इफेक्टिवनेस का अंदाजा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें एफर्ट एक्सपेंडेड विद एंड विदाउट रिव्यूज। अब यहाँ पे देखें ये आपको जब आपने रिव्यू परफॉर्म किया तो आपकी एफर्ट कितनी लग रही है, और जब आपने रिव्यू नहीं परफॉर्म किया तो एफर्ट कितनी लग रही है। ये डार्क जो है वो आपने विदाउट रिव्यूज है, और जो ये विद रिव्यूज है, ये आपकी प्रेसमेंट की बुक से ही ये वाली डायग्राम भी ली गई है। यहाँ पे देखें स्टार्टिंग स्टेजेस पे जब आप रिव्यू परफॉर्म करते हो तो आपको थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है एज कम्पेयर टू जब आप रिव्यू नहीं परफॉर्म करते, आपका काम जल्दी चला जाता है। जब ये थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है तो देन लेटर स्टेजेस पे जो होता है ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर आप स्टार्टिंग में रिव्यू नहीं करते तो लेटर स्टेजेस पे आपको एफर्ट जो है आपकी बहुत एक्सपेंड हो जाती है, आपका टाइम ज्यादा लग जाता है, डिप्लॉयमेंट लेट होती है, आपकी एरर्स ज्यादा निकलती हैं जिनको रिकवर करने के लिए आपको ज्यादा पर्सन आवर यूज करने पड़ते हैं, एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी इफेक्टिवनेस इधर से भी शो हो सकती है कि स्टार्ट पे आपको एफर्ट तो ज्यादा पुट करनी पड़ती है, लेकिन जो एफर्ट जो होती है वो आपको इधर बेनिफिट कर जाती है। रिव्यू एक फॉर्मेलिटी स्पेक्ट्रम देखते हैं। लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। रिव्यू की कितनी फॉर्मेलिटी होनी चाहिए? रिव्यू जो होते हैं डिफरेंट फॉर्मेलिटी, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल रिव्यूज, सेमी फॉर्मल रिव्यूज, डिफरेंट फॉर्मल फॉर्मेलिटी होती है। लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी डिफरेंट फैक्टर, प्रोडक्ट पे किस टाइप की प्रोडक्ट है, टाइम पे कितना हमारे पास टाइम अवेलेबल है, और लोगों पे। फोर करेक्टरिस्टिक ऑफ रेफरेंस मॉडल, रोल्स आइडेंटिफाई होने चाहिए, प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी चाहिए रिव्यू के लिए, रिव्यू का स्ट्रक्चर होना चाहिए और फॉलो अप करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने रिव्यू कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम, तो आपने उन प्रॉब्लम्स को रिकवर करने के लिए भेज दिया। अब आगे उन पे काम होता है या नहीं, वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई हुए हैं कि नहीं, अगर आप फॉलो अप ही नहीं करोगे तो वो कभी भी कोई उस रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ, आप एक काम करने के लिए देती हूँ और उसमें से प्रॉब्लम्स मैंने फाइंड आउट कर ली है, मैंने आपको आर्किटेक्चर बनाने के लिए दिया है एक प्रोजेक्ट का, आपने आर्किटेक्चर बनाया, मैंने उसमें से आइडेंटिफाई किए हैं प्रॉब्लम्स, हमने रिव्यू परफॉर्म किया और आइडेंटिफाई कर लिया, और देन आगे हमने उस पर कोई काम ही नहीं किया, छोड़ दिया, तो उसका फॉलो अप नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने फॉलो अप करके उसे दोबारा से ठीक करके बनाया तो देन वो आपने रेफरेंस मॉडल के रिव्यू जो होता है उसमें रोल्स इंडिविजुअल के आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जैसे कोई फैसिलिटेटर होगा, कोई रिकॉर्डर होगा जो कि रिकॉर्ड करता है ये प्रॉब्लम्स है। देन प्लानिंग और प्रिपरेशन की जाती है, मीटिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, देन करेक्शन और वेरिफिकेशन की जाती है, उनको करेक्ट किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि करेक्ट हुए हैं कि नहीं। इनफॉर्मल रिव्यू क्या होता है? इनफॉर्मल रिव्यू जो होते हैं क्यों कैसे हो सकते हैं? सिंपल टेस्ट चेक हो सकते हैं, जैसे आपने कुछ एक असाइनमेंट बना के आप खुद ही चेक कर लेते हो। कैजुअल मीटिंग हो सकती है, आर रिव्यू
ओरिएंटेड एस्पेक्ट ऑफ पेयर प्रोग्रामिंग आपने देखा हुआ है, जैसे पेयर प्रोग्रामिंग एक बंदा दो लोग कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं तो एक बंदा उसे रिव्यू कर रहा है, तो वो भी उसको भी हम इनफॉर्मल रिव्यू कह सकते हैं। इफेक्टिवनेस इज कंसिडरेबली लो, जो इनफॉर्मल रिव्यूज होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस कम होती है। कम कैसे होती है? इसमें ना तो प्लानिंग की जाती है, ना कोई प्रिपरेशन होती है, ना कोई एजेंडा होता है, ना कोई फॉलो अप होता है। अब अगर मैं बैठ के अपनी असाइनमेंट को देख रही हूँ, मैंने कोई फाइंडिंग करनी है, कोई चेकलिस्ट नहीं बनाई हुई कौन से एरर्स निकालने हैं, और उसके बाद मैंने कोई एजेंडा नहीं सेट किया हुआ, और अगर कोई एरर मुझे नजर भी आते हैं मैं उसको कोई फॉलो अप नहीं करती, तो इस तरह की जो मीटिंग होती है, जो रिव्यूज होते हैं इनफॉर्मल, उनकी इफेक्टिवनेस कंसीडरेबली लोअर होती है। स्टिल गुड टू अनकवर एरर दैट मे प्रोपेगेट। अब ना होने से तो बेटर ही है। सिंपल रिव्यू चेकलिस्ट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की चेकलिस्ट यूज की जा सकती है। अब रिव्यू की चेकलिस्ट क्या यूज की जा सकती है? फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, वर्क प्रोडक्ट, हमारे पास एक प्रोटोटाइप आई है, रिव्यूअर्स क्या है? डिजाइनर एंड कोलीग्स, डिजाइनर जिसने बनाई है और उसके कोलीग। हम एक चेकलिस्ट को यूज करके उसकी एक इनफॉर्मल रिव्यू कर सकते हैं। ये चेकलिस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आप देख लें। इज द लेआउट डिजाइन यूजिंग स्टैंडर्ड कन्वेंशन, आपने स्टैंडर्ड कन्वेंशन यूज किए हैं, आपने प्रेजेंटेशन जो है वो स्क्रॉल हो सकती है या नहीं, स्क्रॉल के बगैर यूज हो सकती है, कलर प्लेसमेंट साइज सारी चीजें आपने सही इफेक्टिव यूज किया है, नेविगेशन जो है आपने ठीक यूज किया है, एब्स्ट्रैक्शन लेवल ठीक रखा है, ऑल द नेविगेशन चॉइसेस आपने क्लियरली लेबल की हैं। तो ये सारी चीजें जैसे आपने ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक अपनी वेबसाइट बनाई हो, वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आपने कोई वेबसाइट, फॉर एग्जांपल एक वेदर फोरकास्ट की वेबसाइट है, और वेबसाइट का एक फ्रंट पेज होता है, जैसे आप खोलते हो तो स्क्रीन पे जितना शो होता है, स्क्रॉल किया जा सकता है, नीचे जाया जा सकता है, लेकिन जितना स्क्रीन पे शो होता है, आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है वो सामने शो हो जानी चाहिए। आपने वेदर फोरकास्ट की वेबसाइट बनाई हुई है, आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है उसपे वेदर कहीं नहीं आ रहा, मुझे नीचे से स्क्रॉल करके जाके नीचे से कहीं ढूंढना पड़ता है, तो वो एक इफेक्टिव चीज नहीं है। तो आपको इस तरह की चेकलिस्ट बना के आप ये चीजें मेजर कर सकते हैं। अब हमने इनफॉर्मल रिव्यू की बात की, अब हम करते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज की बात। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अनकवर एरर। हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं अनकवर एरर करने के लिए, फंक्शन लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन में कोई एरर्स फाइंड आउट करने के लिए, टू वेरीफाई दैट द सॉफ्टवेयर अंडर रिव्यू मीट्स द रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, टू इंश्योर दैट इट इज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, टू अचीव दैट इज डेवलप्ड इन द यूनिफॉर्म मैनर, टू मेक द प्रोडक्ट। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड, ये ट्रेनिंग ग्राउंड होती है जूनियर्स के लिए फॉर मोर बैकअप एंड कंटिन्यूटी वर्क थ्रू। इसमें कौन से आते हैं? वर्क थ्रू और इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होती है? वर्क थ्रू इंस्पेक्शन में मेनली जो होता है वो एक चेकलिस्ट टाइप की होती है, जिसमें हम कुछ चेकलिस्ट के थ्रू उसे मेजर करते जाते हैं कि ये चीजें इसमें हैं या नहीं है। अब वर्क थ्रू में क्या होता है कि हम उस डॉक्यूमेंट से गो थ्रू करने का एक जैसे प्रोसेस होता है, उसको वर्क थ्रू कहते हैं। रिव्यू मीटिंग, इसके लिए फॉर्मल रिव्यू में रिव्यू मीटिंग कंडक्ट की जाती है। क्या कॉन्स्टेंट है इसके? 3 to 5 पीपल होने चाहिए, मीन्स 1 2 पीपल एफिशिएंट नहीं है, 3 पीपल मिनिमम होने चाहिए, 5 पीपल करने हैं। अगर जैसे जैसे पीपल ज्यादा होते जाते हैं तो आपको, आपने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में पढ़ा था कि जो नेटवर्क होता है वो बढ़ता जाता है, जब आपस में कम्युनिकेशन चैनल्स बढ़ते जाते हैं तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जाता है, तो आपने बहुत ज्यादा लोगों को भी नहीं माफ करना, वो बहुत थोड़े लोगों को भी। 3 to 5 पीपल होने चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नो मोर देन 2 आवर्स। प्रिपरेशन के लिए आपने 2 आवर्स से ज्यादा नहीं कंज्यूम करने हर पर्सन ने, और मीटिंग की ड्यूरेशन भी लेस देन 2 आवर्स होनी चाहिए। फोकस शुड बी ऑन स्पेसिफिक एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट। अगर आपका देखें आपने 2 आवर्स में रिव्यू करना है, अगर आप बहुत ज्यादा ले लेते हैं, आपका मटेरियल बहुत ज्यादा है, जो जो चीज आप रिव्यू करने जा रहे हैं, जैसे आपने 60 डायग्राम रिव्यू करनी है तो वो आप 2 आवर्स में नहीं कर सकोगे। तो आप ऐसे करते हो, आप इतना पोर्शन उसका ले लें जो आप 2 आवर्स में कर सकते हैं, बस उसे एक्सपेंड नहीं करना, आपने 2 आवर्स रखना है। आप उसे आप नेक्स्ट रिव्यू परफॉर्म कर ले जिसमें आपने अगली कुछ डायग्राम्स को रिव्यू कर ले। प्रोड्यूसर इन्फॉर्म्स प्रोजेक्ट लीडर अबाउट द वर्क प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर जो बनाने वाला होगा वो प्रोजेक्ट लीडर को बताएगा वर्क प्रोडक्ट बन गई, या प्रोजेक्ट लीडर जो होगा वो कॉन्टेक्ट करेगा रिव्यू लीडर से, रिव्यू लीडर को कहेगा ये हमारी प्रोडक्ट तैयार हो गई है, आप इसको रिव्यू कर दें। रिव्यू लीडर जो होगा वो बाकी सारी अरेंजमेंट को करने का रिस्पॉन्सिबल होगा कि कैसे रिव्यू करना है। रिव्यू मीटिंग जो होगी उसमें मीटिंग इज attended by the review leader, all reviewers and producer।
रिव्यू लीडर होता है, सारे रिव्यूअर्स होते हैं, और प्रोड्यूसर उस डॉक्यूमेंट को जो रिव्यू की जा रही है, जैसे क्लास डायग्राम को रिव्यू कर रहे हैं, तो क्लास डायग्राम अगर आप में से किसी एक स्टूडेंट ने क्लास डायग्राम बनाई है, वो बंदा होगा, बाकी रिव्यूअर्स होंगे जो आपके दूसरे मेंबर्स उसको रिव्यू कर रहे होंगे, और एक रिव्यू लीडर होगा। वन रिव्यूअर सर्व एज ए रिकॉर्डर, आप में से कोई एक रिव्यूअर उसको एज ए रिकॉर्डर सर्व करेगा, मींस उसमें जितनी बातें हो रही हैं, जो डिसीजन हम ले रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कर रहे हैं, वो सारे राइट नोट डाउन करता जाएगा। मीटिंग स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एजेंडा। एजेंडा क्या है, हमने क्लास डायग्राम को रिव्यू करना है, फॉर एग्जांपल हमने उसमें सारे वाले एंड द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जो होता है वो वॉक थ्रू करता है प्रोडक्ट में। अब प्रोड्यूसर जिसने डॉक्यूमेंट वो बनाई होगी, जैसे क्लास डायग्राम अगर मैंने बनाई है, तो मैं उस क्लास डायग्राम में से आपको गो थ्रू करवाऊंगी कि ये क्लासेस है मेनली, और ये क्लासेस आपस में इस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, वो ताकि सारे रिव्यूअर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। डिसीजंस उसमें कुछ लिए जाते हैं रिव्यू मीटिंग में, जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं कुछ एरर फाइंड आउट किए हैं, कुछ नहीं फाइंड आउट हुई, या आपने फॉर एग्जांपल आपने एक्सेप्ट करना है प्रोडक्ट को कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, या आपने प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना है, या आपने एक्सेप्ट विदाउट मॉडिफिकेशन ही कर लेना है, ये सारी चीजें इस टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं। मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट करना है, विदाउट मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट कर लेना है, या फिर आपने रिजेक्ट कर देना है। देन आपकी एट द एंड साइन ऑफ मीटिंग कर जाती है। हमने लास्ट स्लाइड पे देखा कि आपने मीटिंग कैसे करनी है। आप प्रोड्यूसर ने जो सबसे पहले एजेंडा आइडेंटिफाई करना है, देन प्रोड्यूसर ने आपको वॉक थ्रू करवाना है उस डॉक्यूमेंट में से, देन उसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसकी बेस पे डिसाइड होगा कि आपने विदाउट मॉडिफिकेशन उसे ले जाना है, या रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, साइन ऑफ मीटिंग हो जाएगी। रिव्यू रिपोर्टिंग में क्या होगा, रिव्यू इश्यूज लिस्ट इज प्रोड्यूस, आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है वो लिस्ट, और एक्शन उस लिस्ट को, जैसे एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उसके अगेंस्ट आपने चेक लिस्ट बताना है कि इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए, करेक्शन के लिए क्या क्या करना है। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू समरी रिपोर्ट एक सिंगल पेज की, उसके साथ कुछ अटैचमेंट हो सकती हैं, इसके साथ साथ एक तो रिव्यू इश्यूज की लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें इश्यूज की लिस्ट होगी, और उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, करेक्ट करने के लिए क्या करना है ये होगा। और दूसरा आपने एक रिव्यू समरी रिपोर्ट बनानी है जिसमें होगा व्हाट वाज क्या रिव्यू किया जाए, फॉर एग्जांपल क्लास डायग्राम रिव्यू की थी, हु रिव्यूड इट, किसने रिव्यू की थी, जो मेंबर्स थे, व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, फाइंडिंग क्या थी, जैसे एक्सेप्ट कर ली गई विदाउट विद लिटिल मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन क्या थी, ये फॉलो अप प्रोसीजर टू इंश्योर, और उसमें एक क्या होगा, फॉलो अप प्रोसीजर होगा। एक तो इश्यूज लिस्ट बनाई जाती है, समरी बताई जाती है, और फॉलो अप प्रोसीजर टू इंश्योर द रिवर कि आपने रिवर परफॉर्म किया है। कुछ गाइडलाइंस हैं यहाँ पे, गाइडलाइंस रिव्यू को परफॉर्म करने के लिए। रिव्यू द प्रोडक्ट नॉट द प्रोड्यूसर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जब हमारे क्या होता है, मोस्टली हम किसी स्टूडेंट, जैसे 5 आप लोगों को, आप में से किसी एक को की असाइनमेंट दूसरों को रिव्यू के लिए दूंगी, तो जो उसके अगेंस्ट होगा उस पर्सन के, तो वो उसमें से ज्यादा प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की, जो आपके पर्सनल ग्रल्स जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। आपने प्रोडक्ट को रिव्यू करना है, प्रोड्यूसर को, उसको बनाने वाले को रिव्यू नहीं करना। मीन्स आप समटाइम होता है अगर उसके बनाने वाले से आपको फ्रेंडशिप है तो आप उसमें एरर नहीं निकालोगे, अगर आप उसके अगेंस्ट हो तो उसमें एरर निकालना शुरू हो जाए, तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आपने प्रोडक्ट को रिव्यू करना है, प्रोड्यूसर को नहीं करना। सेट द एजेंडा, एजेंडा बनाएं और उसको मेंटेन करें, आपने उसी के उससे डी ट्रैक नहीं हो, उसी पे रहें कि आपने ये आज के एजेंडा आपका ये है काम का। डिबेट को लिमिट करें, आपने डिबेट को, जैसे अगर एक प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई है तो उस पर अगर आप डिबेट करना शुरू कर देते हैं, आप आपने आर्गूमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आर्गूमेंट्स कभी भी एंड नहीं होते। आपने उसको लिमिट करने की रिबटल कोशिश करनी चाहिए। प्रॉब्लम एरियाज को बट डोंट अटेम्प्ट टू सॉल्व, आपने आइडेंटिफाई करने हैं प्रॉब्लम को, इस स्टेज पे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, जस्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, जैसे 2 आवर्स की मीटिंग, लेस देन 2 आवर्स होनी चाहिए।
तो उसमें प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने, एक प्रॉब्लम को आप उस पूरी डॉक्यूमेंट को या पूरी जितनी चीजें आपने रिव्यू के लिए एजेंडा सेट किया हुआ था वो कंप्लीट नहीं कर सकोगे 2 आवर्स में। तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करना फॉलो अप में वो किया जाएगा। रिटर्न नोट्स लेने होते हैं, जो कि आपने एक रिकॉर्डर सेट किया होता है, रिकॉर्डर रिटर्न नोट्स लेता है। लिमिट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कम लोग होने चाहिए, ज्यादा लोग होंगे तो वो इफेक्टिव नहीं रहती। और जो लोग इन्वॉल्व होते हैं रिव्यू में उन्हें प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए, प्रिपरेशन के बगैर आएंगे तो तब भी वो इफेक्टिव नहीं रहता रिव्यू प्रोसेस। चेकलिस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट दैट इज लाइकली टू बी रिव्यू। अब प्रोडक्ट जो रिव्यू होनी है, जैसे क्लास डायग्राम है, उसमें मेन कुछ चीजें चेक करनी होती हैं, तो आप उसकी एक चेक लिस्ट बना लें। अगर आपने फॉर एग्जांपल एसआरएस रिव्यू करनी है, तो एसआरएस में कौन सी मेन चीजें देखने वाली होती हैं, इसकी एक चेक लिस्ट, वो मेनली चीजें हैं। तो एक चेकलिस्ट बनी होगी तो वो ज्यादा रिव्यू प्रोसेस जो होता है फैसिलिटेट हो जाता है। एलोकेट रिसोर्सेज एंड स्केड्यूल टाइम फॉर फॉर्मल रिव्यूज। रिसोर्सेज एलोकेट करें और टाइम भी स्केड्यूल टाइम। कंडक्ट मीनिंगफुल ट्रेनिंग ऑफ ऑल द रिव्यूअर्स। ट्रेनिंग करवा सकते हैं, अर्ली रिव्यूज को रिव्यू किया जा सकता है। आज का लेक्चर बस यहीं तक था।